क्लास 10वीं की हिंदी वर्णिका भाग 2 में कुल 5 कहानियां हैं जो कि भारत की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुदित की गई है। बोर्ड परीक्षा में इन अध्यायों से हर साल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। लक्ष्य 90%, 95% अंक लाना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखिए। यह कहानी है, लेखक है सात कोरी, इनके लेखक है। थर्ड नंबर कहानी है माँ गुजराती, यह कहानी है दही वाली मगर। 45 बजे 11:15। नमस्कार जी, अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्लास 10वीं की हिंदी वर्णिका भाग 2 में कुल 5 कहानियां हैं जो कि भारत की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुदित की गई है। बोर्ड परीक्षा में इन अध्यायों से हर साल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम इन पांचों कहानियों के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके हल करेंगे। हर प्रश्न के साथ सही उत्तर और उसे याद करने की आसान ट्रिक भी बताएंगे ताकि परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। अगर आपका लक्ष्य 90%, 95% अंक लाना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से देखें, क्योंकि बीच में छोड़ा गया एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी वर्णिका पार्ट 2 संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्लास। प्यारे दोस्तों, हम लोग 5 महत्वपूर्ण जो कहानियां हैं उनका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। पहला कहानी जो है हम लोग दही वाली मगम्मा, जो कि एक कन्नड़ कहानी है। इस कन्नड़ कहानी को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव के रूप में देखेंगे। सेकंड चैप्टर जिसका है ढहते विश्वास जी, एक उड़िया कहानी है। लेखक है सात कोरी होता, इनके लेखक है। थर्ड नंबर कहानी है माँ गुजराती, यह कहानी है। लेखक है ईश्वर पेट लिकर, ठीक है। चौथा नंबर कहानी है नगर, ये एक तमिल कहानी है। इनके लेखक हैं सुजाता। और पांचवा कहानी है धरती कब घूमेगी, ये एक राजस्थानी कहानी है। इनके लेखक हैं सावर दैया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पांचों कहानियों को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव याद करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले अध्याय से। पहला पाठ का नाम है दही वाली मगम्मा, जिनके लेखक हैं श्री निवास दास जी। इनके हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग चलिए कर। दही वाली मगम्मा जो कहानी है, दही वाली जो मगम्मा कहानी है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है तो आप लोग का आंसर आना चाहिए कन्नड़। याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है तो वो एक कन्नड़ कहानी है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी दही वाली मगम्मा पाठ के क्या है? लेखक है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। श्रीनिवास दास जी का पूरा नाम क्या है, यहाँ पर आपको दिख सकता है मास्ती वेंकटेश अयंगार, ठीक है। याद रख लीजिएगा इनका पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार नाम है इनका नाम जो है शब्दकोश कठिन है लेकिन बहुत ही अच्छा नाम है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है तो ये कन्नड़ कहानी है। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है तो श्री निवास जी है। और श्रीनिवास जी का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो याद लीजिएगा 6 जून 1891 ईस्वी को श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ जन्म हुआ था तो कोलार में हुआ था। कोलार कहाँ है तो कोलार कर्नाटक में है। याद रख लीजिएगा श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था तो कोलार। कोलार कहाँ है तो कोलार है कर्नाटक में। याद रखिएगा श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, मास्ती वेंकटेश अयंगार नाम था, ठीक है। दही वाले मगम्मा के लेखक कौन है तो दही वाली मगम्मा के लेखक है श्रीनिवास जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के किस साहित्य के, कन्नड़ साहित्य से के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीनिवास जी जो है वो क्या है तो क्या है, प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है। किसके तो साहित्य के सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि श्रीनिवास जी जो थे कन्नड़ साहित्य के क्या है तो सर्वाधिक प्रतिष्ठित रचनाओं में से एक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है
तो बी आर नारायण जी है। बी आर जो नारायण जी है दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है, तो बी आर नारायण जी दही वाली मगम्मा पाठ के अनुवादक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे तरीके से। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो याद रख लीजिएगा, दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया है। बी आर नारायण ने किस किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगम्मा का अनुवाद किया है। तो याद रख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो अवलूर के पास के गांव की मगम्मा रहने वाली थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा याद रख लीजिएगा, मगम्मा जी जो थी तो एक दही बेचती थी। मगम्मा जी क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। 11 नंबर देखिए, मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? तो ना मगम्मा जो दही बेचने जाती थी बेंगलोर जाती थी। कहाँ जाती थी? तो बेंगलोर जाती थी। याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी, तो मगम्मा दही बेचने बेंगलोर जाती थी। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने है कि 12 नंबर कि मगम्मा का विवाद किससे था? तो मगम्मा का विवाद उसके बहू से था। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की बहू थी। नजम्मा जो थी वो मगम्मा की कौन बेटी थी? कौन थी? तो बहू थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दही बेचने कहाँ जाती थी? बेंगलुरु जाती थी। ठीक है। मगम्मा 14 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नगम्मा के बहू का नाम क्या था, तो नगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने 15 नंबर, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो पोते के लिए ले जाती थी। मगम्मा जो थी वो हमेशा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? तो अपने पोते के लिए मिठाई ले जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि अमराई का कुआं कहाँ था? तो अमराई का कुआं जो था रास्ते में था। याद रख लीजिएगा प्यारे दोस्तों, अमराई का कुआं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ था, तो अमराई का कुआं रास्ते में था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्या क्यों कर ली? मजबूरी से कर लिया। ठीक है। क्या हुआ ना कि जो नजम्मा थी, नजम्मा वो अपनी बेटे को मार रही थी, तभी वहां से मगम्मा आती है तो बोलती है क्यों मार रही हो बेटे को? तो बोल रही है कि उसे बाद नजमा बोलती है तुम ही इसको नालायक बना दी हो। धीरे धीरे क्या होता है, लड़ाई होता है और बोलती है कि आओ मैं तुम्हें अपने बेटे से शिकायत करूंगी। और कहती है अपने बेटे से क्या क्या चाहते हो, मैं अपने अलग खाऊं और अलग पकाऊं? तो उसका बेटा कहता है कि जैसे आपका विचार है वैसा ही कीजिए। उसके बाद नगम्मा नजम नगम्मा मजम क्या थी, मगम्मा जो थी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ठीक है। 18 में क्वेश्चन है कि क्यों री राक्षसी इन बच्चे से कौन क्यों पीट रहा है? ऐसा किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। मगम्मा उसकी बच्चे की क्या थी? तो मगम्मा उस बच्चे की दादी थी। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, रगम्पा कौन थी? रगम्पा एक जुआरी थी। रगम्पा एक क्या थी? जुआरी थी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा अपना पैसे किसके पास जमा करती थी? तो माँ जी के पास जमा करती थी। किसके पास जमा करती थी? मगम्मा जो थी वो माँ जी के पास जमा करती थी। आपको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? तो रंगम्पा ने मगम्मा का हाथ पकड़ लिया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मगम्मा का हाथ किसने पकड़ लिया था, तो रगम्पा ने पकड़ लिया था। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? रगम्पा ने पकड़ रहा था। वो हमेशा कुएं के पास आकर के खड़ा हो जाता था और उसे मतलब कि उसे पैसे मांगा करता था। मगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? तो रगम्पा मांग रहा था। याद रख लीजिएगा, ये जितने भी सारे मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वी है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक भी जरा नजरअंदाज मत कीजिए। एक भी क्वेश्चन छूटा तो आपके एग्जाम में मार्क्स कम आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, घर वालों ने कह रहा है कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो मगम्मा ने कहा था। कहा था। याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं होती, ऐसा किसने कहा था? तो मगम्मा जी ने कहा था। मगम्मा ने
किसे किसके कपड़े का ब्लाउज बनाया था? तो मगम्मा ने किसके कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? तो मखमल के कपड़े के ब्लाउज बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24-25 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो 8 रुपए थी। 8 रुपए थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए मगम्मा ने किसके कपड़े के ब्लाउज बनाए थे? तो मखमल के बनाए थे। मगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? तो 8 रुपए थी। मगम्मा क्या खाती थी? तो मगम्मा जो थी पान सुपारी खाती थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्यारे बच्चों कि मगम्मा क्या खाती थी, तो मगम्मा जो थी वो पान सुपारी खाती थी। दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है? कौन थे? तो उत्तर में मगम्मा। याद रख लीजिएगा, दही वाली मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन कौन है? तो पाठ के केंद्र में मगम्मा है। देखिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाता है। तो आप लोग अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो देख लिए हैं और आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, तो आप लोग बताइएगा कि आपको 27 में से कुल कितने मार्क्स आए। झूठ मत बोलिएगा, आप लोग के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले चैप्टर में आपको कितने क्वेश्चन सही हुए, आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और ये चैप्टर समाप्त हुआ। ये चैप्टर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 है ढहते विश्वास। ये एक उड़िया कहानी है और इनके लेखक है सात कोड़ी होता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ढहते विश्वास के लेखक कौन है, तो सात कड़ी होता है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग कुल 29 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए बेहतर तरीके से करते हैं और मजेदार तरीके से करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ढहते विश्वास यह एक कैसा कहानी है? तो उड़िया कहानी है। यह एक कैसा किस भाषा में लिखा गया है? तो उड़िया कहानी में लिखा गया है। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सात कड़ी होता। कौन लिखे हैं? तो सात कोड़ी होता इन्होंने इस कहानी को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि सात कड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं। ठीक है, देखिए तीन क्वेश्चन है, तीनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए तीनों अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ढहते विश्वास है उड़िया कहानी से अनुदित है। ढहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? तो सात कड़ी होता है। और सात कड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया के प्रमुख कथाकार है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, सात कोड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जन्म हुआ था मयूरभंज में हुआ था। मयूरभंज जो है वो कहाँ है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा का देखिए यहाँ पर लोगो भी लगा दिया गया है। ठीक है, सात कड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? तो सात कड़ी होता का जन्म जो हुआ था मयूरभंज में। मयूरभंज जो है उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन है? तो ढहते विश्वास अनुवाद के कहानी के अनुवादक है राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ढहते विश्वास के कहानी के अनुवादक कौन है, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो क्या है? ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो लक्ष्मी है ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मण के पति का नाम क्या था? लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मण था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, लक्ष्मी के पति का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लक्ष्मण था। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। और ये देखिए कोलकाता का पिक्चर जो कि कितना ही शानदार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ दिए गए थे? तो लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए एक बीघा खेत जिसमें से होता है 22 एक बीघा जिसमें होता है 20 कट्ठा ना, 20 कट्ठा होता है, 22 से 20 कट्ठा होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है। पहला ढहते विश्वास कहानी किसका अनुवादक है? कि किस अनुवादक इनके अनुवादक कौन है? तो इनके अनुवादक राजेंद्र प्रसाद हैं।
ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? तो लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? तो लक्ष्मण काम करता था कोलकाता में। ठीक है। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ दिए थे? तो 1 बीघा छोड़ दिए थे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लक्ष्मी के ससुर, क्या? लक्ष्मी के ससुर, किसके ससुर? तो लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? तो लक्ष्मी के ससुर जो थे बांध में काम करते हुए, यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो क्या कर रहे हैं, बांध में काम करते हुए मारे गए। ये हो सकता है कि बांध बांध जैसे ही टूट गया वो मारे गए होंगे। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? तो देवी बांध के नीचे था। किसके बांध के नीचे था? तो देवी बांध के नीचे था। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग के सामने है। 13 नंबर क्वेश्चन कि ढहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखाया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ का प्रकोप दिखाया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो उनके बड़े पुत्र का नाम था अच्युत नाम था। ठीक है, क्या नाम था? अच्युत नाम था। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगले स्लाइड पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तो लक्ष्मी जो है तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, तो उनका उनका नाम था गुड़ निधि नाम था। गुड़ निधि जो थे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा तेज थे। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था, तो लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का गुड़ निधि थे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है कि बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसने बताई थी? तो देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किसने बताई थी, तो याद रख लीजिएगा सरपंच साहब ने बाढ़ आने की खबर सबसे पहले बताई थी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो लक्ष्मी के कुल 4 संतान थे। याद लीजिएगा लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो लक्ष्मी के कुल 4 संतान थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? तो लक्ष्मी के कुल 2 बेटियां थी। ठीक है। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद करते चलना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं 21 नंबर, ढाती विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो याद रख लीजिएगा ढाती विश्वास में किसको बाढ़ और सुखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को बाढ़ और सुखा से प्रभावित दिखाया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन दिखाया गया है कि ढहते विश्वास की कहानी में कुल कितनी कहानियां हैं? तो सॉरी, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे, टीले के नीचे यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं टीले के नीचे क्या है? स्कूल है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो याद रख लीजिएगा कौन हल्ला करके बाढ़ से सचेत कर रहे थे? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चंद्रा, शिव, शंकर, मंडा और सभी लोग जो थे वो बाढ़ से सचेत करने के लिए हल्ला कर रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 23 नंबर की कौन हल्ला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? तो चंदा, शिव, शंकर, मकड़ा, सभी सभी क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? बाढ़ से बचा सचेत करने के लिए चिल्ला रहे थे। ठीक है। सचेत कर रहे थे माने बाढ़ आने वाली है एक प्रकार से ऐसे। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको दिख रहा होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? तो गुड़ निधि ने किया था। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो ढाते विश्वास की पात्र है। ठीक है। चलिए और बहुत ही कम क्वेश्चन है इनमें, 29 क्वेश्चन है, 29 30। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए
25 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्र है, तो ढाते विश्वास की है। 26 नंबर बाढ़ की समस्या किस कहानी में है, तो ढाते विश्वास में। यहाँ पर देख सकते हैं बाढ़ में पूरा स्कूल, मंदिर सब कुछ क्या हो जाता है, ढह जाता है और पानी बह जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो ढहते विश्वास जो है वो उड़िया से अनुदित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी की निगरानी कर रहे थे, तो बांध की पानी बढ़ तो नहीं रही है। यहाँ पर याद रख लीजिएगा ये क्या है, बांध है। और बारी बारी से गांव के लड़के जो थे किसकी निगरानी कर रहे थे, तो बांध की निगरानी कर रहे थे। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी, गुगाल में चली गई थी। कहाँ चली गई थी, गुहाल में चली गई थी। गुहाल में कहाँ कहाँ चली गई थी, तो गुहाल में चली गई थी। ठीक है। याद रख लीजिएगा कि लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई थी, तो गुहाल में चली गई थी। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि घर पर दोनों लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी, तो लक्ष्मी थी अकेली। ठीक है। ये क्या थी, अकेली में थी। घर पर दोनों लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी, तो अकेली माँ थी। तो माँ कौन थी, लक्ष्मी थी। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हल हल किराए पर लेकर भर जमीन में खेती कौन करवाती थी, किराए का हल 1 बीघा का जो खेती थी वो कौन कराती थी, लक्ष्मी करवाती थी। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आपके 31 क्वेश्चन में से कुल कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। कमेंट आपके लिए खुला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये जो कहानी है ये माँ कहानी है। ये किस कहानी जो लिखा गया है, यह गुजराती में लिखा गया है। इनके लेखक हैं ईश्वर पटलीकर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ईश्वर पेटलीकर जो है इस कहानी के लेखक हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो हमने पढ़ा है कि गुजराती में अनुदित है। माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटलीकर जो है माँ कहानी के लेखक हैं। और माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो गुजराती है। इनके लेखक हैं ईश्वर पेटलीकर हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार थे, तो गुजराती के कलाकार थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, खून खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है, तो ईश्वर पेटलीकर की कहानी है। 5 नंबर है काला पानी। काला पानी किसकी लोकप्रिय उपन्यास है, तो ईश्वर पेटलीकर की उपन्यास का ये कहानी है। बहुत बढ़िया उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि माँ कहानी के अनुवादक कौन है, तो याद रख लीजिएगा माँ कहानी के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माँ कहानी के अनुवादक कौन है, तो गोपाल दास नगर जो है माँ कहानी के क्या है, तो माँ कहानी के क्या है, अनुवादक है। याद रख लीजिएगा अनुवादक कौन है, तो गोपाल दास जो है अनुवादक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, माँ कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, तो मंगू जो है माँ कहानी की प्रमुख पात्रा है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए अच्छे तरीके से। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू जन्म से ही क्या थी, तो मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी थी। प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा मंगू जन्म से ही क्या थी, तो पागल और गूंगी थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू के माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू के माँ के अलावे कुल मिला के 3 संतानें थी। मंगू के अलावे माँ की कितने संतानें थी, मंगू के अलावे माँ की कितने संतानें थी, तो 3 संतानें थी। मंगू की कितनी संतानें थी, तो 3 संतानें थी। याद रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो उनका नाम था कम्मू। याद रखिएगा मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कम्मू। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि कौन मंगू को अस्पताल ले गया था, कौन मंगू को अस्पताल ले गया था, तो मंगू कौन मंगू को अस्पताल, ये क्वेश्चन ही अलग है तो इस क्वेश्चन को स्किप किया जाए। 12 नंबर क्वेश्चन ये है कि कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी,
तो माँ भेजना नहीं चाहती थी क्योंकि वो पागल और गूंगी थी। 13 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग के स्क्रीन के सामने कि माँ अस्पताल को किसकी उपमा दी थी। माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? तो गौशाला की। याद रख लीजिएगा, गौशाला की उपमा देती थी। ठीक है भाई, आप कहीं भी, मैं बता रहा हूँ कि मेरा मकसद नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना। आप कहीं भी चला जाओ, सरकारी अस्पताल में चला जाओ, तो पता है क्या होता है, वहां पर आपको अच्छे तरीके से इलाज नहीं होता है, एकदम बेरहम से इलाज होता है। और मैं बता रहा हूँ निश्चित तौर पर वो आदमी डेथ ही होता है जो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाता है। तो ठीक है माँ, ठीक है। 14 नंबर कहानी है कि मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की पागल हो गई थी? तो कुसुम जो थी पागल हो गई थी। 15 नंबर है किसने पहली बार अस्पताल का विरोध किया था? तो माँ ने पहली बार अस्पताल का क्या किया था? विरोध किया था। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन महीने में माँ के लिए आराध्या देव बन गया था? अगहन का जो महीना था वो माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? छुटकारा। याद रख लीजिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मांगती थी, तो छुटकारा मानती थी। देखो हर माँ बाप जो होता है ना, एक बहुत ही, भाई मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता कि वो क्या होती है। माँ माँ पिता क्या चाहता है। उसको रोज ताने मिलते थे कि ये तुम्हारी लड़की पागल है, गूंगी है, और वो नहीं चाहती थी कि मेरी अब लड़की ऐसी जिंदगी जिए, और वो तबाह हो गई थी। तो इसलिए सोची ना कि काश इसे इसकी प्राकृतिक मृत्यु मिल जाए तो उसको छुटकारा मिल जाएगा। तो ठीक है, उसकी ऐसे ही थी। 18वां क्वेश्चन है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं था, या किसने कहा था? मेट्रेन ने कहा था। मेट्रेन को कहते हैं नर्स को। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ किसे पत्र लिख कर बुलाया? तो बड़े पुत्र को लिख करके बुलाया था। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू कब से पागल थी? तो मंगू जो थी वो जन्म से ही क्या थी? पागल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके रखा जाता था, जैसे जेल हो। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने कौन किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? तो मजिस्ट्रेट का मतलब कि पद प्राप्त किया था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि माँ को किसकी पुत्री थी? तो माँ की कितनी पुत्री थी? तो माँ की 2 पुत्री थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, किसने कहा था? तो माँ ने कहा था मेरी बेटी को रात में अगर रोशनी जले तो इसे नींद नहीं आती थी। मंगू की याद में कौन पागल हो गई? तो मंगू की याद में माँ पागल हो गई। माँ माँ होती है, याद रख लीजिएगा, माँ माँ होती है। मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी से ले जाया गया था? तो बैलगाड़ी में ले गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है मंगू को अस्पताल छोड़कर माँ घर वापस कब आई थी? तो 10:45 11:45 आई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने शुरू कर लिया है। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आपने थर्ड चैप्टर में 27 ऑब्जेक्टिव में से कुल कितने सही किए? आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या अपने माँ से आप लोग प्यार करते हैं, हाँ या नहीं? और क्या आप लोग प्यार करते हैं तो इज्जत करते हैं, उनका कहना मानते हैं? ये आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है और ये तमिल में लिखा गया है। इनके जो लेखक है वो लेखक है सुजाता, और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो नगर कहानी तमिल से अनुदित है। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता है। याद रखिएगा, नगर कहानी के लेखक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सुजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? तो रंगराजन एस रजराज रंगराजन नाम था। ठीक है, रेस रंगराजन नाम था, याद रखिएगा।
सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो सुजाता का जन्म 3 मई 1935 ईस्वी को सुजाता का जन्म होता है। 3 मई 1935 ईस्वी को सुजाता का जन्म होता है। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तो चेन्नई, चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में हुआ है। ठीक है, चलिए ये जो है परीक्षा में जरूर आएगा, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। 6 नंबर देखिए, कह रहा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो के ए जमुना है। के ए जमुना कौन है? तो नगर कहानी के अनुवादक हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो कल्डवेल्ट की रचना है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस कहानी के ओ अब मिट के वे नहीं करेगा, किस कहानी के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो सुजाता का प्रकाशित हो चुकी है 25 से अधिक। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो पापाती है। पापाप्ती क्या है? तो नगर कहानी की प्रमुख पात्र कौन है? पापाती। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर हमारे सिर के ऊपर है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी कौन है? तो मुदोरी है। मुदोरी, मुदो। ठीक है, याद लीजिएगा जो लिखा है। मुदुरै है, मुदुरै जो है पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी मुदेरै है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर शब्दकोश जो है कठिन कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से इसे देख करके पढ़िएगा और याद कीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं बता दूं, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए हम लोग बताते हैं। देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम में इसका पूरा पीडीएफ अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर के ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप का भी लिंक है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो 92 41 98 58 71 पर आप लोग क्या कीजिए, कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि पापाप्ती किसकी पुत्री थी? तो वली अम्माल की थी। ठीक है, पुत्री थी। पापाप्ती किसकी इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था? तो मुदेरे भेजा गया था। वली अमाल के गांव का नाम क्या था? तो मुनादीपी पट्टी था। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पपाती किस रोग से ग्रसित थी? तो मेंजाइटिस जो होता है, बहुत सिर में दर्द होता है, जलन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेंजाइटिस। ये बहुत ज्यादा बीमारी खराब लगता है, और ये अगर हो जाता है ना तो पूरा शरीर में भी दर्द होने लगता है। तो मतलब बहुत ही ऐसा ना हो किसी को। 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसके कहने पर भी पापाप्ती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी? तो बड़े डॉक्टर के कहने पर भी पापाप्ती जो थी वो अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़कर आए थे? तो ब्रिटेन से बबुआ पढ़ के आए थे। कहाँ से आए थे पढ़ के? तो ब्रिटेन से आए थे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा हेड का नाम था। क्या नाम था? हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा नाम था। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वली अमाल की बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया था? तो सुबह 7:30 पे बुलाया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि वली अमाल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था? तो 48 नंबर। कितने नंबर कमरे में भेजा गया था? तो 48 नंबर कमरे में भेजा गया था। पापाप्ती को लेकर माँ किस किस रंग के रिक्शे में वापस आई थी? ये आप लोग को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि पापाप्ती को लेकर माँ किस रंग के रिक्शे में वापस आई थी? तो पीले रंग के रिक्शे में वापस आई थी। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पापाप्ती के लिए वली अम्माल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो वैदीश्वरण की मंदिर में। कहा किसकी मंदिर में? वैदीश्वरण मंदिर में। ठीक ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो सुजाता की तुलनात्मक व्याकरण है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पापाप्ती के लिए वल्ली अमाल किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो किसके मंदिर में, याद रख लीजिएगा, वैदीश्वरण मंदिर में। 23 नंबर क्वेश्चन है, पहले दिन पापाप्ती को क्या हुआ था? तो बहुत जोरों की बुखार हुआ था। ठीक है, ये लो हम लोग क्वेश्चन कर ही लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पापाप्ती किस पर लेटी हुई थी? तो स्ट्रेचर पर हुई थी, जो कि मरीजों को सुलाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। पापाप्ती बेहोश पड़ी थी क्योंकि उसको तेज बुखार हुआ था। पापाप्ती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष थी। आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऐसा किसने कहा था? आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड, कह रहा किस नाउ कि ऐसा किसने कहा था? तो बड़े डॉक्टर ने अंग्रेजी में ये शब्द कहा था। कहानी एक प्रमुख पात्र कौन थे? वल्ली अमाल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा में अनुदित है। वल्ली अमाल ने कहा कि डॉक्टर से पपाती के लिए मुदेरे जाने को कहा था, तो गांव के डॉक्टर के लिए कहा था। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है। लाइन में खड़े होकर अपने मृत पति को कोस रही थी कौन? वल्ली अमाल। याद रख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को 30 क्वेश्चन में कुल कितने क्वेश्चन हुए? उम्मीद करते हैं कि 30 सही हुए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को सही कमेंट करना है कि 30 में क्वेश्चन में से आपको कुल कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है 5 और ये आखिरी चैप्टर है। ठीक है, इसका नाम है, ये वर्णिका का भाग है। वर्णिका हिंदी वर्णिका का भाग है। कह रहा है कि धरती कब घूमेगी, ये कहा क्या है? राजस्थानी में लिखा गया है। ठीक है, चलिए हम लोग इस कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव के रूप में करते हैं। धरती कब घूमेगी, इसका महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। ठीक है, देखिए धरती कब घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो यह एक राजस्थानी कहानी है। कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो सावरदैया जो है वो धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो राजस्थानी कहानीकार है। धरती कब तक घूमेगी के अनुवाद कौन है? तो सावरदैया है। धरती कब तक घूमेगी कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? तो सीता है। सीता के कुल कितने पुत्र थे? तो सीता के कुल 3 पुत्र थे। पहला का नाम था कैलाश, दूसरा का नाम था नारायण। ठीक है, पहला का नाम था कैलाश, दूसरा का नाम था नारायण। ठीक है, और तीसरे का नाम था, आप सभी लोगों के लिए सामने है, और तीसरों का नाम था नारायण, और चौथा का नाम। सीता के कितने पुत्र थे? तो सीता के 3 पुत्र थे, कैलाश, नारायण और बिरजू। ठीक है, बिज्जू। 7 और क्वेश्चन है कि सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? तो कैलाश नाम था। सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम था कैलाश। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश नाम था। और है सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम था बिरजू। 9 नंबर है कि कौन अपना ओढ़ना देकर रुआंसी हो गई? तो सीता। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है कि सीता क्या देखकर रुआंसी हो गई थी? तो काला ओढ़ना देख करके रुआंसी हो गई थी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे मशहूर होने लगा कि आकाश अंत नहीं है। महसूस होने लगा कि आकाश अंत नहीं है, तो सीता को महसूस होने लगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महावाची खर्च देने को निर्णय लिया? तो 50 रुपए। मतलब कि महीने का खर्च कितने रुपए के निकालने के लिए दिया? तो 50 रुपए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो लापसी बिल्कुल फीकी है, नहरीन सिंह वाले दिन को लगा उनको। ठीक है, और ये रहा 14 से लेकर 29 तक क्वेश्चन। सीता रुआंसी क्यों हो गई थी? तो अपना काला ओढ़ना देख करके रुआंसी हो गई थी। ये आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि तीन बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ की किस कहानी की पंक्ति है? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 3 बेटी माँ की कहानी कौन थी? तो सीता थी। 3 बेटे की माँ कौन थी? तो सीता थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? तो ये एक सामाजिक कहानी है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? तो एक दिन घर छोड़कर सीता चली गई। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सीता को रसमलाई किसने खिलाई थी? तो भंवरी ने सीता को रसमलाई खिलाई थी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सीता को दाल के हलवे किसने खिलाए थे? तो राधा ने खिलाए थे। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कैलाश की पत्नी कौन थी? तो राधा थी। 22 नंबर क्वेश्चन है कि नारायण की पत्नी कौन थी? तो भंवरी थी। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू की पत्नी कौन थी? तो पुष्पा थी। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं? तो धरती कब घूमेगी। रोटी दो का खेल किस कहानी में खेलते हैं बच्चे खेलते हैं? तो धरती कब तक घूमेगी।
माँ कब से खाना अलग बनाकर खाओगी? किसने कहा? तो आज दोपहर से। माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? तो आज दोपहर से खाना अलग बना करके खाएगी। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर क्या करती है, लुढ़कती रहे। यह किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों के सामने कि कौन अपने घर में घुटन महसूस करती थी? तो सीता अपने घर में घुटन महसूस करती थी। 28वां क्वेश्चन है कि किस कहानी में रोटी का सवाल था? तो धरती कब तक घूमेगी में रोटी का सवाल था। 29 नंबर में भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा था? तो सीता ने आकाश की ओर देखा था। ठीक है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैंने कुल मिला के 5 चैप्टर पढ़ा है और पांचों चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पांचों चैप्टर में से बहुत ही अच्छे खासे ऑब्जेक्टिव सही भी हुए होंगे। ठीक है। और आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको टेलीग्राम में जुड़ना होगा। वहां पर जुड़ करके आप उसे डाउनलोड करके आराम से बहुत ही सुकून तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है। उम्मीद करते हैं अगर आपको इसका लेखक का ट्रिक जानना है तो आप लोग इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही बेहतर तरीके से मैंने बताया है लेखक का ट्रिक और इस वीडियो में आप लोग बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो। ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट बनाए रखिए ताकि मैं ऐसे ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके कंटेंट लाया करूं आप सभी लोगों के लिए। जय हिंद।